हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड ठाकुर IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल। वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं, चाहे वो द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो या फिर PIB में हो, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे न्यूज़ के कॉन्सेप्ट फैक्ट्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी क्या क्या आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज के इस वीडियो में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखेंगे, जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वेथानंगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद ट्राइसेराटॉप हेरिडस, मेजर डिक्लाइन इन गोल्डन लंगूर हैबिटेट, 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, कामिकाजे ड्रोन, दिशांग ऐप, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, डीप ओशन ग्लाइडर्स, ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग हुआ है, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट लैंग्वेज, ये वीडियो बाइलिंगुअल में रहेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी और इंग्लिश, दोनों लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो कि द हिंदू में अभी रिसेंटली आया है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है, बट सिंस द हिंदू इज वेरी ऑथेंटिक और यहाँ पर जनरली लोग यूपीएससी के लिए प्रेफर करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग आर्टिकल्स एंड न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। लाइव मिंट से भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो हम सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज करेंगे जहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ का हेडलाइन आया है, फिनलैंड क्राउन्ड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट नेशन फॉर द 5th ईयर, यानी कि लगातार 5 सालों से फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जा रहा है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे टॉप पे रखा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है रिपोर्ट की। और हम बात करें इंडिया की, और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट बनाया गया है या फिर जो लिस्ट प्रिपेयर किया गया है, वो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके पहले बनाया गया है। अगर इसके बाद बनाया जाता तो हो सकता पॉसिबिलिटीज थी कि जो रैंकिंग है या फिर जो लिस्ट में जो भी कंट्रीज जिस पोजीशन पे हैं, वो पॉसिबिलिटीज थी कि कुछ चेंजेस आ सकते थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ दिस कि जो लिस्ट बनाया गया है वो रशिया यूक्रेन वॉर के पहले बनाया गया है। अब हम बात करें रैंकिंग्स की, तो इंडिया को 136 रैंक मिला है, ठीक है, और जो कि पिछले साल 139 था, यानी कि 3 रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया थोड़ा कंपैरेटिवली पिछले साल से बेहतर परफॉर्म किया है। एंड अगेन इफ यू टॉकिंग अबाउट द टॉप कंट्री, तो फिनलैंड लगातार 5 सालों से टॉप पे रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है लिस्ट में, 146 नंबर पे अफगानिस्तान रहा है। इसका मतलब कि ये जो एनालिसिस या फिर जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो 146 कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम बात करें कि वेलबींग में, यानी कि सबसे खुशहाल देशों में जो भी परफॉर्मेंस होता है, जो भी पैरामीटर्स होता है, उन पैरामीटर्स में सबसे ज्यादा बूम, यानी कि अपने जो पास पोजीशन है, वो जो जंप करते हैं, जो सबसे लंबे जंप किए हैं, वो बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया, इन तीनों कंट्रीज ने सबसे ज्यादा बिग बूस्ट अपने वेलबींग में देखा है इन कंट्रीज में। अब हम बात करें सबसे ज्यादा फॉल की, यानी कि सबसे ज्यादा नीचे की तरफ कौन गिरे हैं। मान लीजिए ये पैरामीटर एक लाइन है यहाँ से, और ये मतलब कि पुराना रैंक है, और जो कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा बूस्ट कर गए 3 कंट्रीज, और सबसे ज्यादा नीचे की ओर गिरे हैं अपने पुराने रैंक के कंपैरिजन में, तो वो है अफगानिस्तान, लेबनान और वेनेजुएला। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वेनेजुएला के बारे में आप जानते हैं, वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, सिमिलर विथ लेबनान। और अफगानिस्तान में तो वॉर की कंडीशन बनी है, क्योंकि तालिबान ने यहाँ पर अफगानिस्तान में कब्जा जमा लिया है। इसके वजह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के इंडेक्स के मुताबिक ये सबसे नीचे परफॉर्म करने वाले देश हैं। लेबनान में हमने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्राइसिस चल रही है वहाँ पर पिछले 2 सालों से लगभग, और पहले से भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर भी रहा है 90s में, और उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आई हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके रैंकिंग में गिरावट को, जो हम रीजन कह सकते हैं। और मैंने पहले बता चुका है, ये 146 कंट्रीज को रैंक करता है। नाउ मूविंग फर्दर, इसके हम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, तो क्या रीजन है कि जो फिनलैंड है इसको हमेशा से टॉप रैंक दिया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा हम रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये जो अभी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया गया, ये 10वां रिपोर्ट है, यानी कि 10th ईयर का रिपोर्ट था ये जो अभी रिलीज किया गया है। इसका रिलीजिंग बॉडी या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये रिलीज होता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस बॉडी के द्वारा ये रैंक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक पब्लिश किया जाता है और इसमें आर्टिकल्स और रैंकिंग्स होते हैं नेशनल हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है, जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान में एक इंडेक्स यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं लगभग यही पैरामीटर्स यूज ये भी ऑर्गेनाइजेशन करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने में। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? बहुत ही कॉमन पैरामीटर्स हैं। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फ्री रेजिलेंट कल्चर, यानी कल्चर को प्रमोट करना, गुड गवर्नेंस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे काम करना, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सस्टेनेबिलिटी दिखाना। यानी कि सस्टेनेबल का सिंपल सा मतलब होता है कि आज के समय में रिसोर्सेज का यूज करना और इतना ही यूज करना ताकि वो फ्यूचर के जनरेशंस के लिए बची रहे। तो ये सिंपल सा मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी का। तो दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स बनते हैं। अब हम बात करें एक और फैक्टर का, ये जो रिपोर्ट है या फिर रैंकिंग है, तो ये जो मार्क्स होते हैं 0 से 10 के स्केल पे दिए जाते हैं किसी कंट्री पे, और ये हर इंडिविजुअल का ये सैम्पलिंग होता है। एक्चुअली रिसर्च एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू कोई भी डेटा किसी भी कंट्री से या फिर बड़े एरिया से लिया जाता है। तो ये सैम्पलिंग का टेक्निक यूज करके कई लोगों के पास जाके एरिया में ज्योग्राफिकल डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जहां पर इंटरव्यूज या फिर बातें किया जाता है और उनके बेसिस पर ये स्कोर दिया जाता है और अल्टीमेटली सारा कैलकुलेशन करके रैंक प्रोवाइड किया जाता है। अगेन ओवर हियर वी विल सी द रैंकिंग्स। फिनलैंड इज ऑन टॉप, डेनमार्क सेकंड, आइसलैंड थर्ड, स्विट्जरलैंड फोर्थ, नीदरलैंड फिफ्थ। सो दीज आर द 5 कंट्री लगभग हर साल ये टॉप रैंक्स पे रहती हैं। रीजन बहुत साफ सा है, इनका गवर्नेंस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट पर भरोसा करना बहुत आसान है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन की जाती है, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक है। तो मतलब कि ये कॉमन रीजंस हैं जिसके वजह से इनको टॉप पे रैंक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज की, तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज के रैंक है 84, 94। अब इवन यहाँ पर आप देखते हैं 121, इवन पाकिस्तान इंडिया से खुशहाल है। अभी कितना सच है कितना झूठ वी डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू रैंक यही है, पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा खुश है। पाकिस्तान का रैंक 121 है, वहीं इंडिया का रैंक 136 है। एंड अफगानिस्तान ऑफ कोर्स इज द वर्स्ट कंट्री। यहाँ पर ये सबसे खुशहाल नहीं है, रीजन साफ सा है, यहाँ पर अभी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, इसके वजह से इसका रैंक सबसे नीचे दिया गया है। बट द मेजर कंसर्न ओवर हियर फॉर अस शुड बी इंडिया का रैंक अपने नेबरिंग कंट्रीज जो कि बहुत छोटे हैं हर मामले में, चाहे आप इकोनॉमी को ले लीजिए, लैंड एरिया को ले लीजिए, पॉपुलेशन में ले लीजिए, हर मायने में छोटे हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी। इवन नेपाल सच ए स्मॉल कंट्री इज हैप्पियर देन अस। रीजन क्या है? वही पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स रिपोर्ट दिया जाता है। यहाँ पर इंडिया में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट अभी भी हो रही हैं, इसी वजह से इनको रैंक बहुत अच्छा नहीं मिलता है। मूविंग फर्दर, दिस वाज द एंड ऑफ द आर्टिकल या फिर न्यूज। अगला टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का है वो है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। अब ये खबरों में क्यों रहा? तो ये भी द हिंदू का आर्टिकल है और ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब ये न्यूज में क्यों रहा है वो हम देख लेते हैं। ये पहली बार न्यूज में नहीं रहा है, इससे पहले भी कई बार न्यूज में आ चुका है, लेकिन रिसेंट में न्यूज रहने का रीजन है कि सन फार्मा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, सन फार्मा एक फार्मेसी की कंपनी है जो कि तमिलनाडु में है और ये वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के आसपास इसको एक्सपैंड करना था, जिसके लिए कोर्ट में एनजीटी में केस चल रहा था। तो अभी एनजीटी ने ग्रीन नॉड यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि यस यू कैन एक्सपैंड योर फार्मेसी, लेकिन सर्टेन कंडीशंस भी दिए गए हैं। अब वो कंडीशंस क्या है हम देख लेते हैं। उससे पहले एनजीटी तो आप जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे फैक्टर्स को देखता है और इसकी प्रोसीडिंग सिविल जो कोर्ट होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है और ये एक खुद में ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कंडीशंस दिए गए हैं एनजीटी के थ्रू सन फार्मा को एक्सपैंड करने के लिए। पहला है कि कोई भी बैन केमिकल, जो भी बैन केमिकल है क्राइटेरिया के हिसाब से, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होगा और कोई भी बैन रॉ मटेरियल है वो भी इन यूनिट्स में यूज नहीं होंगे। ठीक है, यूनिट्स में यूज नहीं होंगे। और प्रोजेक्ट जो भी है गाइडलाइंस, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है वहां पर सारे गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा इनको, तभी जाके ये एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी कंडीशन है, इनको फॉलो करने के बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर यूज का। अब वाटर कोई भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पर जो भी वाटर रिसाइकिल किया जा रहा है उसको ट्रीट करके फिर से यूज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी फ्रेश वाटर का डिमांड है वो कम से कम हो सके। फ्रेश वाटर हम जानते हैं, कहने को तो 97% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन जो फ्रेश वाटर है, जो कंज्यूमेबल वाटर है, वो बहुत ही कम होता है, लेस देन इवन 1%।
तो इसीलिए यहाँ पर वाटर को रिसाइकिल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि किसी भी तरीके का लिक्विड डिस्पोजल इस बर्ड सेंचुरी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ के लिविंग स्पीशीज में। नाउ मूविंग फर्दर विल टॉक अबाउट दिस वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी। अब ये बर्ड सेंचुरी 1936 में तमिलनाडु के द्वारा इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इस एरिया को। अब ये एरिया बहुत फेमस है, ये 1880s में एक हंटिंग स्पॉट हुआ करता था। वहाँ के जो लोकल्स होते थे यहाँ पर हंटिंग करते थे। इवन जो नाम पड़ा है वेदांतांगल, ये भी इसी नाम से पड़ा है। तमिल में इसका मतलब होता है हैमलेट या फिर हंटर, ये इसका लिटिल मीनिंग है तमिल में। और यहाँ पर लोग हंटिंग करते थे, इसलिए इसका ये एरिया का नाम पड़ गया। अब ये जो सेंचुरी है वो रिजर्व फॉरेस्ट 1963 मद्रास एक्ट 1882 के तहत नोटिफाई किया गया था, और फाइनली 1998 में इसको बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और हम बात करें सेंसस की, तो हर साल या फिर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में सेंसस होते हैं। उस सेंसस के थ्रू पाया गया है यहाँ पर लगभग 28,000 लैंड और वाटर बर्ड्स आके रहते हैं इस सेंचुरी में, बर्ड सेंचुरी में। अब बर्ड सेंचुरी क्या होता है? तो बर्ड सेंचुरी ऐसा लैंड होता है जहां पर चिड़ियों को या फिर जो भी चिड़िया होते हैं, कई तरीके के स्पीशीज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में है, तो उनको प्रोटेक्ट करके और ब्रीडिंग करने का स्पेस दिया जाता है, वही होता है बर्ड सेंचुरी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्राइसेराटॉप्स हॉरिडस। ये क्या है? ये एक डायनासोर है नहीं था। अब ये न्यूज में क्यों रहा है? इसका रीजन ये है कि मेलबर्न म्यूजियम में अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन ओपन किया गया, जहां पर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर का फॉसिल यानी कि हड्डियां एक तरीके से कह सकते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये चर्चा का विषय क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ट्राइसेराटॉप्स एक नॉन बर्ड डायनासोर है जो कि अर्थ का मास एक्सटिंक्शन, बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मास एक्सटिंक्शन के बहुत सारे रीजन भी थे, लेकिन माना जाता है कि बहुत बड़े एस्टेरॉइड ने हिट किया था अर्थ पे, और अर्थ पे जितनी लिविंग स्पीशीज थी सारे डिस्ट्रॉयड हो गए थे। तो डायनासोर का एक पूरा एरा था। उस एरिया में जो लास्ट लिविंग स्पीशीज था वो यही स्पीशीज था, और इसके मरने के बाद इसका 85% ऑफ जो फॉसिल है इंटैक्ट पाया गया है। बाकी सबका पाया तो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ही पार्ट पाया जाता है। यहाँ पर ही पूरा इंटैक्ट पाया गया है, इसलिए ये खबरों का रीजन रहा है और एग्जाम में भी आ सकता है। नाउ मूविंग फर्दर, और हम देखते हैं ट्राइसेराटॉप्स के बारे में। ये थोड़ा फॉसिल का इमेज यहाँ पर दिया गया है, ऐसे फॉसिल ये पाया गया था, इसको साफ सुथरा करके म्यूजियम में लगाया गया है। तो ये जो ट्राइसेराटॉप्स है ये 67 मिलियन ईयर्स अगो खत्म हो चुके हैं, मतलब कि ये वैनिश हो चुके हैं। और ये हर्बीवोर और प्लांट ईटिंग डायनासोर थे। ऐसा नहीं था कि ये जानवरों को खाते थे, ये पेड़ पौधों को खाते थे। और ये क्रेटेशियस पीरियड में ये जिंदा थे, मतलब इस टाइम पे ये उस समय पर रहे थे। ये क्रेटेशियस पीरियड क्या है? ये मेसोजोइक एरिया को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, एरा है, सॉरी नॉट एरिया, मेसोजोइक एरा, इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो सबसे जो लास्ट वाला टाइम पीरियड था उसको हम क्रेटेशियस पीरियड कहते हैं, जो कि 145 से 66 मिलियन साल पहले की टाइम जोन है। ठीक है। अब इसका नाम के पीछे भी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? सिंपल सा टर्म है ट्राइसेराटॉप, यानी कि 3 सींगों का जो फेस है, इसके फेस पर मैंने इमेज दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए 3 सींग है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी से इस डायनासोर का नाम पड़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन लंगूर का हैबिटेट लगातार डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कंसर्न विद आवर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पीशीज का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनके हैबिटेट का एक्सटेंशन हो रहा है। हालांकि अल्टीमेटली इनके स्पीशीज पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो खबरों का विषय है वो है कि गोल्डन लंगूर का जो हैबिटेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब कम क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे है, हम अभी वीडियो में जानेंगे। तो न्यूज में जो है, अभी साइंटिस्ट ने पाया है कि गोल्डन लंगूर का जो एक ऑलरेडी ये इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है, ये ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, लेकिन अब इनका जो लिविंग एरिया इंडिया और भूटान के बाउंड्री के जो जंगल है वहां पर ये लंगूर पाए जाते थे। उस हैबिटेट, उस एरिया में भी कमी आ रही है, जिसके कारण अब इनको आगे चलकर और प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं। भूटान तो जानते हैं आप, ऑब्वियसली बात है, ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है जो कि लैंड बॉर्डर है। यहाँ पर भूटान है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इंडिया है, नेपाल, बांग्लादेश एंड चाइना। सो दिस इज भूटान विच इज शोन ऑन मैप। तो ये जो लंगूर हैं ये ट्रांस बाउंड्री, यानी कि इस बाउंड्री पे ये कहीं पर ये एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ के जंगलों में ये रहते हैं।
अब हम आगे बात करें, अगर गोल्डन लंगूर की बात करें तो ये अपने कलर और फर से इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। नाम से ही गोल्डन समझ में आ रहा है, तो इनका जो फर होगा वो गोल्डन कलर का होगा। और हम बात करें ये भूटान में कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो भूटान के जंगलों में ये त्रिसांग, सरपैंग, जेमगैंग, ट्रोंगसा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं भूटान के, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया का तो चिरांग, कोकरझर, धुबरी, बोंगैगोन, ये आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। अगेन यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसाम के जंगलों में ही ये हैबिटेट, ये स्पीशीज पाई जाती है। और ये रिसेंट में न्यूज में भी आ गया क्योंकि इनके हैबिटेट लगातार रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर चूज किया गया है। नाउ अब जो ये साइंटिस्ट ने पाया है कि पहले जो इनका लिविंग एरिया था या फिर हैबिटेट था वो 66,320 किलोमीटर स्क्वायर का था, जो कि अभी घटकर 12,265 किलोमीटर ही रह गया है, मतलब कि 18.49% ही बचा हुआ है। और आगे चलकर 2031 तक चांसेस हैं कि इसका रिडक्शन 8,884 स्क्वायर किलोमीटर का ही रह जाए। तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये गोल्डन लंगूर का स्पीशीज है, ये भी एक तरीके से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ सकता है। और एक और मतलब कि रिसेंट में न्यूज पाया गया है कि फर्दर फ्यूचर में 14.39 एरिया ही सूटेबल रह जाएंगे, जहां पर ये परसेंटेज में दिया गया है। किसका परसेंटेज है, ये जो ओवरऑल लैंड था, ओवरऑल लैंड हमारा कितना था, ये 66,320 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका सिर्फ 14.39% एरिया ही ऐसा रह जाएगा जिन पे ये लंगूर रह पाएंगे, और उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक समझ लेते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है IUCN रेड लिस्ट। यहाँ पर इस टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके अंडर में ही जितने सारे स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, या फिर गोल्डन लंगूर हमने देखा ये भी एंडेंजर्ड है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लिस्ट बनाती है जिसके अंडर में सारे स्पीशीज को मेंशन किया जाता है ताकि उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जा सके। तो हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। ठीक है, अब ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स हो गया है इंफॉर्मेशन का ग्लोबली, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या फिर किसी एक दो देशों के लिए है, ये पूरे दुनिया में स्पीशीज के कैटेगरीज को मतलब कई कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इनके मेजर 9 कैटेगरीज हैं जो कि आगे हम वीडियो में ही इसी लेक्चर में देखेंगे। तो इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है और उसी के हिसाब से उन पे ध्यान दिया जाता है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो 1,42,500 स्पीशीज को IUCN ने एसेस किया है और अपने लिस्ट में कैटेगराइज करके बांटा है ताकि उसके हिसाब से उनके ऊपर फोकस किया जा सके। और हम बात करें स्पीशीज क्या है, बहुत सिंपल है, स्पीशीज हम भी एक स्पीशीज है, होमो सेपियंस, इंसान। इसी तरह सारे जानवर, चाहे वो एनिमल हो, ट्री हो, कोरल हो, फंगस हो, इंसेक्ट हो, प्लांट हो, कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। और सारे स्पीशीज को एक साथ अगर हम मिला दें तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ये एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो जहां पर इंटरेक्शन होता है लिविंग, ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का, वहां पर उसको पूरा पूरा बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। अब यहाँ पर हम एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। मूविंग फर्दर, रेड लिस्ट जो कैटेगरी है और क्राइटेरिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 9 पार्ट्स में है या फिर 9 कैटेगरीज है इनकी। तो सबसे पहला है डेटा डेफिशिएंट। तो ऐसे स्पीशीज जो कि एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, नो डाउट है, लेकिन उनके जो वो क्या रिस्क है, उनको कैसा रिस्क है, क्या वो आगे मतलब कि सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत इनफ डेटा नहीं होता है। ऐसे स्पीशीज को डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा जाता है। लीस्ट कंसर्न मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है। मान लीजिए ह्यूमन हमारे लीस्ट कंसर्न स्पीशीज हैं, ये अभी नहीं खत्म हो रहे हैं, ये भी जिंदा रहेंगे ठीक ठाक, क्योंकि सारा बवाल तो यही है, सब चीजें ही कर रहे हैं, सारा पोल्यूशन हो गया, पेड़ काटना, सब यही ह्यूमंस कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक लीस्ट कंसर्न स्पीशीज में आ सकता है। तो ऐसे स्पीशीज जो कि IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल और नियर थ्रेटन के क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा जाता है। अगला है नियर थ्रेटन। अब यहाँ पर नाम से ही आप अगर देखेंगे तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो कैटेगरीज हैं क्या कहना चाहती हैं। नियर थ्रेटन मतलब कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं IUCN के, जिसमें दिखाता है कि हाँ चलो ये स्पीशीज अब खत्म हो सकता है, चांसेस हैं, अभी से इस पे ध्यान दे लिया जाए तो आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे स्पीशीज को नियर थ्रेटन स्पीशीज में रखा जाता है। अगला जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
वनरेबल। अब यहाँ पर कलर आप देखिए, कलर कोडिंग कैसे की गई है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में। रेड अलर्ट होता है ना, जैसे डेंजर सिचुएशन होता है तो रेड अलर्ट दिया जाता है, तो यहाँ पर एक तरीके का रेड अलर्ट है कि भाई अब संभाल लो मैटर, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है जिन स्पीशीज को, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा जाता है। हम बात करें एंडेंजर्ड की तो जिनमें बहुत हाई रिस्क होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कुछ स्पीशीज की कि हाँ चलो थोड़ा समय है इनके लिए, दिया जा सकता है, संभाला जा सकता है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वनरेबल जो कि हाई रिस्क में है। अब यहाँ पर देखिए पैरामीटर्स, अगर हम डिवाइड कर दें स्केल में, अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट रिस्क हो गया, 2 पॉइंट रिस्क हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए वनरेबल है, यहाँ एंडेंजर्ड है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इस हिसाब से इनको बांटा जाता है। अगला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब एक्सटिंक्ट तो हो गए हैं वाइल्ड है, मतलब कि क्या होता है, ऐसे कुछ स्पीशीज होते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि एक्सटिंक्ट कर गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए हैं पूरी तरीके से, वो कहीं ना कहीं रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकली जहां पर उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है वहां पर इनफ डेटा या फिर इनफ स्पीशीज नहीं बचे होते हैं, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहते हैं, कि मतलब कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में या फिर बड़े स्केल में वो अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल यस दे आर अवेलेबल। लास्ट टाइप जो आता है वो है एक्सटिंक्ट, यानी कि खत्म। यहाँ देखिए ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है, ब्लैक मतलब दी एंड। तो ऐसे स्पीशीज जो कि अब बचे ही नहीं है, उन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट IUCN, और हमने पढ़ा, होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको समझने के लिए, यू हैव अंडरस्टूड दिस। गोइंग फर्दर हैंड, और हाँ अगर कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, हम आगे उसको या तो फिर रिस्पॉन्स करेंगे टेक्स्ट के थ्रू, और एल्स इफ नेसेसरी उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। अगला न्यूज है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का, सूरजकुंड मेला के ऊपर। सूरजकुंड मेला बहुत ही फेमस है, वैसे तो बहुत सारे मेला वगैरह इंडिया में होता रहता है, लेकिन अब हम ये सूरजकुंड मेला को यहाँ पर क्यों इस टॉपिक में रखे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो आगे जब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो सूरजकुंड मेला जो है ये अभी हाल ही में 19 मार्च को हरियाणा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट होने से पहले थोड़े से हम फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो सूरजकुंड मेला का ये जो एडिशन है ये 35th एडिशन है। अभी हाल ही में 35th एडिशन को लॉन्च किया गया है या फिर इनॉग्रेट किया गया, कब? 19 मार्च 2022। अब ये जो सूरजकुंड मेला है आज से नहीं है, ये 1987 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1987 से लगातार हरियाणा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, कल्चरल हेरिटेज जो भी है, अलग अलग पार्ट के, अलग अलग देश के हिस्सों से। हम जानते हैं इंडिया इज वेरी डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, हैंडलूम्स है, कल्चर है, अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर उन चीजों को ले आकर रिप्रेजेंट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए ये मेला बहुत फेमस है। हम बात करें 35th एडिशन की, तो इस साल का थीम जम्मू कश्मीर स्टेट से है। अब जम्मू कश्मीर से स्टेट से है तो सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। वैष्णो देवी बहुत ज्यादा रिनाउंड टेम्पल है, अमरनाथ केव, अपना घर, हाउस बोट्स, मेमोरियल गेट, मुबारक मंदी जम्मू, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये सब सारे इन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फेयर में जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्योंकि इस साल का थीम ही है जम्मू कश्मीर का स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर समझने लायक ये है कि इस मेला को 2013 में इंटरनेशनल लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया था। अभी तक क्या था, 2013 से पहले तक सिर्फ इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज हैं, कल्चर हैं या फिर हैंडलूम्स है, हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन 2013 से लेके इसको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ा दिया गया, मतलब कि दूसरे देश के लोग भी आके यहाँ पर अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने हैंडलूम को, अपने हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो लगभग 2020 तक 30 कंट्रीज से ज्यादा, वो यूरोपियन कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज थे और कुछ एशियन कंट्रीज थे, जो कि इस फेयर में पार्टिसिपेट उन्होंने किया और अपने हेरिटेज को यहाँ पर शोकेस किया। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट सूरजकुंड मेला, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस का एक टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूज में क्या है, कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन्स क्या है, ये ड्रोन्स अभी यूएस जो है यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। यूक्रेन, हम जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चढ़ा हुआ है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही है, रशिया कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है और उसने अनाउंस किया है कि 800 मिलियन $800 के हथियार प्रोवाइड करेगा वो यूक्रेन को, जिसमें क्या क्या रहेगा, 800 एडिशनल स्ट्रिंगर एंटीक्राफ्ट मिसाइल, 9000 एंटी टैंक वेपन, 100 टैक्टिकल ड्रोन्स। तो हम जो बात करेंगे कामिकाजे ड्रोन की यहाँ पर बात करेंगे, वो इस पार्ट में आ रहा है, टैक्टिकल ड्रोन्स में आ रहा है, जो कि यूएस यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा।
अब ये कामिकाजे ड्रोन्स क्या होते हैं? देखिए, ड्रोन आपके दिमाग में हमेशा ड्रोन अगर आता है तो सीधे से आप समझते हैं कि ये कुछ बॉडी पार्ट होगा, चारों तरफ पंखे लगे होंगे, उड़ेगा, ये अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ड्रोन का मतलब सिंपल सा होता है, कोई भी उड़ने वाले जो मशीनरी होती है छोटे साइज में। तो आप देख सकते हैं ये कामिकाजे ड्रोन का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो कामिकाजे ड्रोन है इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और जितना एरिया इफेक्टेड होना होता है उससे हो जाता है। तो ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। अनमैन्ड यानी कि इसमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं है, इसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। और ये जो कंसाइनमेंट है, वेपन का कंसाइनमेंट है, यूएस यूक्रेन को भेज रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका वेट जो है 5.5 पाउंड यानी कि लगभग 2.5 kg का ही है। देखिए कितना हल्का वेट है ये। और इसमें स्विचेबल ब्लेड्स भी हैं। स्विचेबल ब्लेड्स यानी कि ब्लेड्स क्या होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करता है। तो इसके पास स्विचेबल ब्लेड्स हैं जो कि लगभग 7 माइल तक ट्रैवल करके टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब पूरा ड्रोन 7 माइल ट्रैवल करेगा अपने स्विच ब्लेड के साथ और वहां पर जाकर टारगेट को हिट कर सकता है। और इनके पास बहुत ही एडवांस फीचर है। एडवांस फीचर ये है कि ये अपने ब्लास्ट रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। अब ब्लास्ट रेडियस क्या है? मान लीजिए यहाँ पर टारगेट है, यहाँ से ड्रोन आ रहा है, तो अगर ड्रोन को लगता है कि या फिर जो भी यहाँ पर इसको लॉन्च कर रहे हैं उनको लगता है कि मुझे सिर्फ इतना से एरिया इंपैक्ट करना है, फिर 1-2 लोग को ही खत्म करना है, बाकी लोगों को खत्म नहीं करना है, तो वो अपने रेडियस को रिड्यूस कर लेंगे। हाँ भाई 1 मीटर के एरिया को ही खत्म करो, बाकी एरिया सेफ रहना चाहिए। तो ये इतना एडवांस फीचर है इस ड्रोन में। अब एग्जाम्पल की बात करें तो किसी व्हीकल में अगर ड्राइवर है, पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, तो इतना कैपेसिटिव है, इतना ही इसका कैपेसिटी है कि इस ड्रोन को भेज के यहाँ पर सिर्फ ब्लास्ट करके सिर्फ ड्राइवर को खत्म किया जा सकता है, बाकी पैसेंजर सेफ रह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सो एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही इसमें कैमरा भी रहेंगे जो कि सेंट्रलाइज व्यू ऑपरेशन जो भी यहाँ से लॉन्च करेंगे उनके तक ये सिग्नल्स देगा और उस हिसाब से टारगेट हिट करके यहाँ पर अपना काम चलाया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिशांक ऐप, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। अब हम जानते हैं इंडिया डिजिटली मूव कर रहा है, एडवांस हो रहा है, सब काम डिजिटली हो रहा है। पहले लोग पैसा लेके आते जाते थे, अब यूपीआई आ गई हैं, फोन पे आ गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ गया है। तो एक तरीके से पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन चला हुआ है। तो उसी के तहत देखते हुए दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। अब क्या है इस दिशांक ऐप, वो हम आइए देखते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये मोबाइल एप्लीकेशन दिशांक नाम का लॉन्च किया गया है। अब ये दिशांक ऐप क्या काम करेगा? तो एक भूमि प्रोजेक्ट है जो कि अगेन कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके अंडर में 1990 से लेके अभी तक लैंड के जितने भी डेटा है सबको फीड किया जाएगा और आगे का भी कंटिन्यूअसली फीड किया जाता रहेगा। हम बात करेंगे किसके थ्रू डेवलप हुआ है, तो ये कर्नाटका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम और कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर दोनों मिलकर इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। अब जो डेटा है वो सैटेलाइट से प्रोवाइड होगा। अब ये किस तरीके के डेटा लेगा वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन जो भी डेटा इस ऐप में फीड होंगे वो सैटेलाइट के थ्रू लिए जाएंगे। अब बेनिफिट क्या होगा इससे? अब बेनिफिट ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आप जानते हैं बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। लोगों को जमीन खरीदना है, एक जगह से जाएंगे, देखेंगे, सरकारी पेपर निकालेंगे या फिर कहीं से कुछ ना कुछ देखते हैं, जमीन खरीदते हैं, बाद में पता चलता है जिसने बेचा वो तो फ्रॉड था, मेरा पैसा सारा डूब गया। तो उन चीजों को हटाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अब डिजिटली सारा चीज अवेलेबल रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। सो इट विल मेक ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनरशिप वेरी इजी। सिग्निफिकेंस तो सीधी सी बात है, सिग्निफिकेंस यही है कि हाँ भाई अब चलो आसानी से सारा काम हो जाएगा बिना फ्रॉड के। मूविंग फर्दर, भूमि प्रोजेक्ट क्या है? तो भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसमें सारे डेटा को डिजिटली अपडेट करना होता था ताकि पता चले कि हाँ भाई ये पीस ऑफ, मान लीजिए बड़ा सा ये लैंड का प्लॉट है, इसमें ये प्लॉट किसका है, ये प्लॉट किसका है, ये प्लॉट किसका है, इजीली सब वहां पर मेंशन रहेगा। तो ये भूमि प्रोजेक्ट सिंपल सा इसका मतलब था, ये था। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत सारा करप्शन होता था, जैसा मैंने बताया, करप्शन था, फ्रॉड था, बहुत तरीके की चीजें थी जिसको हटाने के लिए ये ऐप या फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स कॉपी हैं वो सारे अवेलेबल रहेंगे इजीली, ताकि आप, मान लीजिए आपको लोन लेना है अपने जमीन के अगेंस्ट में। अब बैंक वगैरह क्या करते हैं, उसको पहले स्क्रूटनाइज करेंगे, चेक करेंगे, हाँ भाई सही में तुम्हारा ही जमीन है, दूसरे का तो नहीं है। बहुत तरीके की चेकिंग्स होती थी, बहुत तरीके से टाइम डिले होता था। तो अब इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा, तो लोन्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही अब प्लॉट नंबर, आरटीसी, ये सब इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। आरटीसी क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट टेनेसी एंड क्रॉप।
रिकॉर्ड ऑफ राइट टेंडेंसी एंड क्रॉप। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जस्ट जनरल नॉलेज के मैंने बता दिया कि आरटीसी वगैरह क्या होता है, क्यों ऑप्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा ही स्टेटस ऑफ म्यूटेशन रिक्वेस्ट भी चेक किया जा सकेगा पोर्टल पे। म्यूटेशन रिक्वेस्ट क्या है, जैसे पार्टी ए है और दो पार्टीज हैं बी और ए के पास जमीन है, इसको बी को बेचना है। अब इसमें बेचने के प्रोसेस जो होता है लंबा होता है, तो उसका जो स्टेटस होता है वो इजीली इस पोर्टल पे चेक किया जा सकेगा कि ये जमीन ट्रांसफर हुआ अभी तक या नहीं हुआ। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतना आसान नहीं होता है ये ट्रांजेक्शन करना। ये सब्जी नहीं है कि आप मार्केट में जाएंगे 100 रुपए लेंगे सब्जी उठा के ले आएंगे। जमीन वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है और टाइम लेता है, इसलिए यहाँ पर ये इस पोर्टल पे इजीली देखा जाएगा। इसके साथ साथ ही क्रॉप डेटा भी ऑब्टेन किया जा सकेगा। क्रॉप डेटा क्या होता है कि साल में कितना क्रॉप होगा उस लैंड पे, या फिर एक सीजन में कितना क्रॉप होगा। अब क्या क्या होता है, क्रॉप इंश्योरेंस होते हैं, बहुत सारे लोग क्रॉप इंश्योरेंस कराए होते हैं, क्योंकि पता होता है कि नेचुरल डिजास्टर है, ज्यादा बारिश आ गई, सूखा हो गया, तो उनको समस्या हो सकती है, इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस कराया जाता है। अब क्रॉप इंश्योरेंस या फिर किसी भी तरीके का इंश्योरेंस क्लेम करना कितना डिफिकल्ट होता है, वी नो दिस वेरी वेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो उसको इजी करने के लिए यहाँ पर इन डेटा को भी फीड किया जाएगा, ताकि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्रॉप इंश्योरेंस को इजीली क्लेम किया जा सके। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारा होते हैं, तो लैंड डिस्प्यूट जो होते हैं उनको भी इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। नाउ मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी लर्निंग इज ग्रीन ट्रायंगल। ये भी बहुत छोटा सा न्यूज है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये भी इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है और इसमें क्या बताया गया है, एक मेडागास्कर के कैपिटल में एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम गांधी जी के ऊपर रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है ये भी हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन इन प्लाक ये वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टोन, ग्रीन फ्लैट पीस ऑफ स्टोन ऑफ मेटल, मतलब कि किसी भी मेटल या फिर पत्थर का एक फ्लैट सा पीस जो कि सस्टेनेबिलिटी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है। अब ये जो पार्क है इसको महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देना था। ये कहाँ पर है? मेडागास्कर के कैपिटल में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी प्रवासी यानी कि रिटर्न आए थे। रिटर्न कब आए थे? ये 19 जनवरी 1995 को 1915 को ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से और उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। इसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और साथ साथ में मेडागास्कर में इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब कि वो कभी इंडिया में थे बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ देयर कंट्री। कहाँ के लोग हैं? गुजरात के लोग वहां पर हैं। तो अब गांधी जी भी गुजरात से ही थे, तो इसीलिए इस पार्क का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क रखा गया है। और साथ ही मेडागास्कर के गवर्नमेंट को फिर एम्बेसी को लगता है कि इंडियन एम्बेसी वहां पर ग्रीनरी फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है वहां के म्यूनिसिपैलिटी को, इसीलिए ये सारा ट्रिब्यूट जो है दिया गया है महात्मा गांधी जी को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ स्टिल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, अब क्यों ऐसा किया गया। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डीप ओशन ग्लाइडर मैन्ड व्हीकल फॉर ओशन मिशन। अब ये क्या है? ये द हिंदू का न्यूज है। ये हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से, दोनों से रिलेटेड है। कैसे है आगे देखते हैं। अभी इंडिया ने 8 नए डीप ओशन ग्लाइडर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी रनिंग कैपेसिटी 6 से 12 महीने है और वो ट्रैवल लगभग 3000 से 4500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं और 48 डीप एग्रो फ्लोट्स कर सकते हैं, मतलब 48 बार डीप ड्राइव कर सकते हैं। डिस्टेंस उनका 3000 से 4500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। डेप्थ की बात करें तो 6000 मीटर अंदर तक ये ग्लाइडर्स जा सकते हैं। अब ऐसे 24 ऐसे लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर 150 वेव ड्रिफ्टर्स ऑलरेडी काम करते हैं और डीप ओशन मिशन के अंडर में ये सारे काम होने हैं। डीप ओशन मिशन क्या है? ये ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट है जिसमें हम साइक्लोन्स हो गए हैं या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सी की वजह से उसको पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए, इसके लिए सारे मिशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब सी में सैलिनिटी कहीं ज्यादा हो रही, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं करंट बहुत ज्यादा तेज है, उसके वजह से क्या होते हैं हमें कुछ पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए साइक्लोन कब आने वाला है, ये सब इजीली प्रिडिक्ट हो सकता है इन सब टूल्स को यूज करके। अब हम बात करें पॉलिसी की, तो इसके लिए एक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाया गया है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है इस पे, ब्लू इकोनॉमी पे। ब्लू इकोनॉमी मतलब कि सी से रिलेटेड जितना भी है, सी से क्या होता है? फिशिंग होता है, कोरल्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं जो कि सी से हमें मिलता है, ओशन से मिलता है। तो उसके लिए ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाया जा रहा है जिसका डीप ओशन मिशन एक इंटीग्रल पार्ट है और उसके लिए 4077 करोड़ रुपए दिए गए हैं 5 साल के लिए। मतलब 5 साल में इतना पैसा यूज होकर सारा काम होना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ग्लाइडर का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, वो समुद्र के अंदर जाके चीजों को मॉनिटर करती है और मॉनिटर करने के बाद हमें डेटा प्रोवाइड करती है।
जिन डेटा के बेसिस पे साइक्लोन क्या हुआ, स्टॉर्म कब आएगा, बारिश कब होगा, कोस्टल मॉर्फोलॉजी क्या है, एल्गल ब्लूम कहाँ आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का चेंजेस क्या आ सकता है, सारे जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है और प्रिडिक्ट करने के बाद उन पे एक्शन लेके उनको पॉसिबिलिटी रोका जा सकता है या फिर उनका इफेक्ट कम किया जा सकता है। रोकना तो पॉसिबल नहीं होता है सब चीजों को, लेकिन हाँ इफेक्ट को जरूर कम किया जा सकता है। अब ये ओशन ग्लाइडर्स कैसे होते हैं, आपको एक शॉर्ट सा मैं वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। ठीक है। An ocean glider is autonomous. It travels through the ocean without human help. It's pre-programmed with travel waypoints and then set free to collect ocean data for days, weeks, or months. Different sensors mounted on the glider collect different kinds of data. This glider is fitted with an acoustic sensor to listen for and record noises made by fish during spawning season. After collecting data for a set period of time, the glider completes its journey. The glider then surfaces and transmits its position so people can come pick it up. Mission complete. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेट बैरियर रीफ सफर्स वाइडस्प्रेड कोरल ब्लीचिंग। अब अगेन कोरल ब्लीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेजर कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए और ये अक्सर न्यूज में रहता है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो उसकी ब्लीचिंग बहुत तेजी से हो रही है और इसका रीजन है हाई ओशन टेम्परेचर का जो ओशन का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है। और हम बात करें पिछले 2 साल का, 2 साल पहले भी मास एक्सटिंक्शन या फिर मास ब्लीचिंग हुए हैं और अभी रिसेंटली जो रीजन टेम्परेचर्स हुए हैं 2016 में, 17 में, 20 में ये टेम्परेचर लगातार बढ़े हैं जिसके वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। और हम बात करें प्रीवियस ब्लीचिंग की, तो प्रीवियस ब्लीचिंग में 2/3 ऑफ कोरल्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। अब ये रीजन क्या होता है, क्यों होता है, तो कोल जलाया जाता है, तेल होता है, गैस होता है, मतलब कि पोल्यूशन की वजह से सारा ये चीजें हो रही हैं। पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से सारा ये ब्लीचिंग या फिर कोरल का एक्सटिंक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले हमको समझना होगा कोरल होता क्या है। तो कोरल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कोरल इज रिलेटिव ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश क्या होता है, जेलिकर एक मछली होती है, तो उसी के तरीके के कोरल भी एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर स्पीशीज होती हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में मान लीजिए ये पूरा समुद्र का बेड है, तो यहाँ पर ढेर सारे स्पीशीज रहेंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और ये इंटैक्ट होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते हैं, ये अपने जगह पे ही रहते हैं और ये पॉलिप से बने होते हैं। ये मान लीजिए एक पार्ट पॉलिप है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एल्गी, इन पे एल्गी होते हैं। एल्गी और ये कोरल जो होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। अगर एल्गी नहीं है तो कोरल को प्रॉब्लम होगा, कोरल नहीं है तो एल्गो को भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। अब होता क्या है, कोरल ब्लीचिंग हम देखें तो यहाँ पर देखिए कोरल्स, ये कोरल है, ये भी कोरल है, ये भी कोरल है, ये नॉर्मल हेल्दी कोरल है। हेल्दी कोरल में क्या होगा, इस पार्ट में एल्गी बहुत ढेर सारा, हर पार्ट में एल्गीज हैं तो फीड कर रहे हैं भाई, हाँ चलो ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जब आगे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, एल्गी धीमे धीमे यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं इस कोरल से, और निकलने के बाद क्या होता है, कोरल का जो कलर होता है वो पूरी तरीके से व्हाइट हो जाता है और व्हाइट होने के साथ साथ ये क्या होता है, डैमेज होते हैं या फिर खत्म ही हो जाते हैं एक तरीके से पूरा। तो ये एक कोरल ब्लीचिंग का प्रोसेस है। अब कोरल ब्लीचिंग होता क्या क्यों है, ओशन के टेम्परेचर में बदलाव या फिर ओशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोल्यूटेड जो होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हो गए या फिर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हम समुद्र में डंप कर रहे हैं, उसके वजह से होता है। और टाइड्स होते हैं, टाइड से भी जो होता है ना, टाइड लो टाइड हाई टाइड, वाटर का बहुत अचानक से मूवमेंट, उसके वजह से भी ये कोरल ब्लीचिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है, तो नागालैंड एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर जो ये काम है, लेजिस्लेशन का काम है, सारा डिजिटली होगा। यहाँ पर हर टेबल पर 60 मेंबर्स हैं इनके असेंबली में, हर टेबल पर एक ई बुक या फिर टैबलेट रखा गया है। अब सारा जो प्रोसीडिंग होगा, सारे जैसे मान लीजिए लेजिस्लेशन में जो भी प्रोसीडिंग होता है, क्वेश्चन आवर होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट होते हैं, जो भी होता है वो सारे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होंगे, पेपर कोई यूज नहीं होगा। और ये सारे रिपोर्ट होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, पहला तो इंग्लिश में होगा और दूसरा उनके रीजनल लैंग्वेज में होगा। नागालैंड में तो उनका रीजनल लैंग्वेज, यूपी में है तो दूसरा लैंग्वेज, बिहार में है तो दूसरा लैंग्वेज, अपने अपने स्टेट के, आसाम में है तो असमीज, अलग अलग रीजन के हिसाब से दूसरा लैंग्वेज वही प्रेफर किया जाएगा। तो ये पहला स्टेट है जो कि इस एप्लीकेशन का यूज करके पूरी तरीके से डिजिटली पूरे वर्ल्ड पे आ गया है। अब ये नेवा क्या है, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि उन टैबलेट्स में प्रोवाइड रहेगा और उस सॉफ्टवेयर की मदद से सारा प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज। अगला है इंडियाज
सेमीकंडक्टर मिशन। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर्स। अब इंडिया में हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब धीमे धीमे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी? फोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारा हार्डवेयर जो मोस्ट ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सेमीकंडक्टर से बनता है, इसलिए सेमीकंडक्टर का पॉलिसी लाना बहुत ही जरूरी था। अब ये क्यों लाया गया है? ताकि कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद वो सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन वगैरह पे अच्छे से काम कर सके। स्कीम्स की बात कर लें तो यहाँ पर 4 स्कीम्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं सेमीकंडक्टर के लिए। स्कीम्स फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स, schemes for setting up display fabs in India, scheme for setting up compound semiconductor design link incentive scheme। अब ये सिंपल सा मतलब है, सेमीकंडक्टर कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश करना है, डिस्प्ले कंपनी एस्टेब्लिश करना है इंडिया में, और फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है इनको ताकि टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग वगैरह कराया जा सके, और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, थोड़ा सा इनोवेशन भी यहाँ पर पॉसिबल हो सके, इसलिए इन स्कीम्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। लास्ट आज हमारा न्यूज है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये पीआईबी का न्यूज है। पीआईबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं। तो जो नीति आयोग है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस से मिलकर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयार किया गया है, उसको लॉन्च किया है अभी इसी साल रिसेंटली। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? तो जो भी एक्सपोर्ट का हेल्थ है, यानी कि मान लीजिए एक प्लेस से कितना ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री में किस आइटम में हो रहा है, तो उस चीज के बेसिस पे ये रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा? तो जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इस इंडेक्स का यूज करके जहां पर उनके फ्लॉज आ रहे हैं, मान लीजिए आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, 3 जगह है यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें कोई भी 3, 4, 5 स्टेट्स उठा लीजिए, अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऐसा तो है नहीं कुछ भी रैंडम उठा के एक्सपोर्ट कर दिया, इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज बनती हैं, बहुत फ्रेमवर्क बनते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है। तो कहां पर कमी आ रही है किस स्टेट में जिसके वजह से उनका एक्सपोर्ट कम है, वो पड़ोसी स्टेट से देख के समझ के इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आगे अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए इस इंडेक्स का यही पर्पस है सिमिलरली, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, स्टेट्स और यूटीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कि यस देयर इज फ्लॉ इन योर दिस सेगमेंट, आपको यहाँ पर काम करना है और काम करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और हम बात करें इसमें मैकेनिज्म रैंकिंग को, ये जो अलग अलग स्टेट और यूटीज को कैसे रैंक्स करेंगे, तो इसके 4 मेजर पिलर हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये मेन पिलर्स है, मतलब पॉलिसी, किस स्टेट की कितनी अच्छी पॉलिसी है, किस स्टेट की कितना अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम है, किसका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। ये 4 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये रैंक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इनके अलावा 11 सब पिलर्स भी हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। तो ये सब भी पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और अभी हाल ही के रैंकिंग जो रिसेंट रैंक पब्लिश किया गया उसमें पाया गया है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सा भाई, कोस्टल स्टेट्स जो हैं समुद्री रास्तों के थ्रू इजीली सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से एक्सपोर्ट तो आसानी से जल्दी हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम लगना है। मान लीजिए मुंबई है, चेन्नई है, बंगाल है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना तो आसान रहेगा, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे। और वही अगर यूपी से एक्सपोर्ट करना हो, उसको कोलकाता पोर्ट पे जाना हो, तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ेगा ही। इसके लिए स्टेट टू स्टेट मूवमेंट होना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी वजह से कोरल स्टेट्स जो हैं अभी तक के बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स।